मौजूद एक मामूली सी गैस उस खाने में कैसे बदल जाती है जिस पर लगभग पूरी दुनिया की जिंदगी टिकी है। आज हम पौधों के दुनिया के अंदर चल रही इसी कमाल की प्रक्रिया के राज से पर्दा उठाएंगे। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें पौधों की कोशिकाओं के अंदर चल रही एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है केल्विन चक्र, और इसे समझने के लिए सोचिए कि ये एक बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक शुगर फैक्ट्री है जो लगातार काम कर रही है। आज हम इसी फैक्ट्री के अंदर झांकने वाले हैं कि आखिर ये काम करती कैसे है। और ये कोई अनोखी या दुर्लभ प्रक्रिया नहीं है। असल में केल्विन चक्र हर उस पौधे के अंदर चलता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4। ये कुदरत का एक यूनिवर्सल कोड है, जीवन बनाने का कोड। तो चलिए इस फैक्ट्री के दरवाजे खोलते हैं। इसके काम करने के तरीके को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक असेंबली लाइन की तरह देखना, जिसमें 3 मेन स्टेज होते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं: कार्बोक्सिलेशन यानी कच्चे माल को पकड़ना, फिर है रिडक्शन जहां ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाता है, और आखिर में पुनर्जनन यानी मशीन को अगले राउंड के लिए रीसेट करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेज की, यानी कार्बोक्सिलेशन की। और यकीन मानिए ये पूरे चक्र का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यहां होता क्या है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को लिया जाता है और उसे फैक्ट्री में पहले से मौजूद एक 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से जोड़ दिया जाता है। इस मॉलिक्यूल का नाम है RUBP। बस यहीं से कच्चा माल असेंबली लाइन में एंटर करता है। और ये जोड़ने का सारा काम कौन करवाता है? फैक्ट्री का मास्टर ऑपरेटर रुबिस्को नाम का एक एंजाइम। मजे की बात तो यह है कि यह हमारी धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। इसका बस एक ही काम है, CO2 को RUBP से जोड़ना, जिससे 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो कार्बन अब फैक्ट्री के अंदर आ चुका है, पर अभी ये सिर्फ कच्चा माल है। इसे किसी काम की चीज में बदलने के लिए एनर्जी चाहिए, और यहीं पर दूसरा स्टेज यानी रिडक्शन काम आता है। इस स्टेज में फोटोसिंथेसिस से मिली एनर्जी का इस्तेमाल होता है। कई सारे रिएक्शंस के जरिए 3PGA को एक सिंपल शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। लेकिन जाहिर है इस काम में अच्छी खासी एनर्जी खर्च होती है। ये एनर्जी 2 तरह की होती है। पहली है ATP, जिसे हम सेल की एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं। हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए फैक्ट्री को 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च करने पड़ते हैं। और एनर्जी का दूसरा रूप है NADPH। इसके भी 2 मॉलिक्यूल लगते हैं। तो ATP और NADPH ये दोनों मिलकर ही उस पकड़े हुए कार्बन को एक काम की शुगर में बदलते हैं। अब देखिए, हमारे पास शुगर का एक बिल्डिंग ब्लॉक तो है, पर एक छोटी सी दिक्कत है। वो मॉलिक्यूल RUBP जिसने शुरू में CO2 को पकड़ा था वो तो इस्तेमाल हो गया। तो अगर इस चक्र को लगातार चलाना है तो हमें उसे वापस बनाना होगा। तो इस तीसरे और आखिरी स्टेज का बस एक ही मकसद है, उस शुरुआती मॉलिक्यूल RUBP को फिर से तैयार करना, ताकि वो और CO2 को पकड़ सके और ये साइकिल बिना रुके चलती रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मशीनरी को रीसेट करना। और हाँ, इस रीसेटिंग में भी एनर्जी लगती है। फैक्ट्री को वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लाने के लिए यानी RUBP को फिर से बनाने के लिए एक और ATP मॉलिक्यूल खर्च होता है। तो अब तक हमने इस चक्र का एक पूरा चक्कर समझ लिया, लेकिन पौधे का असली मकसद तो ग्लूकोज बनाना है ना, जो एक 6 कार्बन वाली शुगर है। तो चलिए अब देखते हैं कि फैक्ट्री का फाइनल हिसाब किताब क्या कहता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होते हैं, उसे बनाने का मतलब है कि इस पूरी असेंबली लाइन को एक बार नहीं बल्कि 6 बार घूमना पड़ता है। हर चक्कर में एक CO2 मॉलिक्यूल अंदर आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे काम में यानी शुरू से लेकर आखिर तक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में कुल कितनी एनर्जी लगती है। आइए फाइनल बिल देखते हैं। तो ये रहा फाइनल हिसाब। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए फैक्ट्री को 6 CO2 मॉलिक्यूल, पूरे 18 ATP और 12 NADPH की जरूरत होती है। यही है वो कीमत जो एक पौधा चुकाता है, हवा से हम सब के लिए भोजन बनाने के लिए। तो अगली बार जब कोई हरा भरा पौधा दिखाई दे, तो एक पल के लिए ये सोचना कितना कमाल का है कि उसकी हर पत्ती के अंदर ऐसी अरबों खरबों छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगातार चल रही हैं, जो हवा को उस भोजन में बदल रही हैं जिस पर हम सब निर्भर हैं। ये प्रक्रिया अरबों सालों से हमारी धरती पर जीवन का आधार रही है।
लेकिन आज बदलते हुए मौसम और बढ़ते प्रदूषण के बीच इस फंडामेंटल प्रक्रिया का भविष्य कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। कभी सोचा है एक ऐसे पौधे के बारे में जो चिलचिलाती गर्मी और सूखे माहौल में भी न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि फलता फूलता है? ये कोई आम पौधा नहीं, ये है प्रकृति का एक हाई परफॉर्मेंस इंजन। जी हाँ, इन्हें C4 पौधे कहते हैं। तो आज हम इसी शानदार बायोलॉजिकल मशीन के अंदर झांक कर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसका राज क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन खास C4 पौधों से मिलेंगे, फिर उनकी माला जैसी अनोखी शारीरिक रचना को समझेंगे, उसके बाद उनके 2 कोशिका वाले समाधान पर नजर डालेंगे, फिर रचना और प्रक्रिया को आपस में जोड़ेंगे और आखिर में जानेंगे कि C4 होने का असली फायदा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, विशेष C4 पौधे। अच्छा, इन पौधों को ना वनस्पति जगत का हाई अचीवर कह सकते हैं, पर सवाल तो यही है कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। अगर शुगर बनाने का जो मेन रास्ता है, यानी केल्विन पाथवे, वो C3 और C4 दोनों पौधों में एक जैसा ही है, तो फिर C4 पौधे अलग कैसे हुए? उनकी असली खासियत क्या है? इसका जवाब इनकी इन सुपर पावर्स में छिपा है। जरा सोचिए, ये पौधे ज्यादा गर्मी और तेज रोशनी आराम से झेल सकते हैं। वे फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक एनर्जी बर्बाद करने वाली प्रक्रिया से पूरी तरह बचते हैं। और इसका नतीजा ये कि वो कहीं ज्यादा बायोमास पैदा करते हैं। और इन सब का राज छिपा है उनकी पत्तियों की बनावट में। सेक्शन 2, माला की शारीरिक रचना। तो चलिए इस पहेली का पहला सुराग ढूंढते हैं, और वो हमें मिलेगा पत्ती की गहराई में। इसकी बनावट आम पौधों से बहुत बहुत अलग है। इस खास बनावट का एक नाम भी है, क्रैन्स एनाटॉमी। क्रैन्स एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है माला या गजरा, और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि यहाँ कोशिकाएं संवहनी बंडलों के चारों ओर एक सुंदर कसी हुई माला की तरह सजी होती हैं। तो फर्क क्या है? देखिए, ज्यादातर C3 पौधों में कोशिकाएं बस यूं ही बिखरी रहती हैं, लेकिन C4 पौधों में बड़ी बड़ी बंडल शीत कोशिकाएं एक कसकर बंधी हुई ऑर्गेनाइज्ड माला बनाती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का एक शानदार डिजाइन है। ये बंडल शीत कोशिकाएं किसी किले से कम नहीं हैं। इनमें एनर्जी बनाने के लिए ढेरों क्लोरोप्लास्ट हैं। इनकी दीवारें इतनी मोटी और अभेद्य हैं कि कोई गैस लीक नहीं हो सकती, और इनके बीच कोई खाली जगह भी नहीं छोड़ी गई है। हर चीज का एक मकसद है जो हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। सेक्शन 3, 2 कोशिका समाधान। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा सुराग सामने आता है। ये सिर्फ बनावट के बारे में नहीं है, बल्कि उस केमिकल प्रक्रिया के बारे में है जो इस बनावट के अंदर चलती है, जिसे कहते हैं हैच और स्लैग के पाथवे। इसको ना एक सुपर एफिशिएंट CO2 डिलीवरी सर्विस की तरह समझिए। स्टेप 1, बाहर के मेसोफिल कोशिका हवा से CO2 को पैक करके एक 4 कार्बन एसिड बनाती है। स्टेप 2, अब ये पैकेज अंदर की बंडल शीत कोशिका में डिलीवर किया जाता है। स्टेप 3, वहां पहुंचकर पैकेज खुलता है और CO2 रिलीज हो जाता है। और स्टेप 4, खाली डिलीवरी मॉलिक्यूल वापस लौटता है अगला पैकेज लेने। ये एक नॉन स्टॉप साइकिल है। सेक्शन 4, रचना और प्रक्रिया। तो अब वक्त आ गया है पहेली को सुलझाने का। चलिए अपने दोनों सुरागों यानी अनोखी बनावट और खास प्रक्रिया को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि अंतिम लक्ष्य यानी शुगर बनाना दोनों तरह के पौधों में एक ही तरीके से होता है, केल्विन साइकिल के जरिए। फर्क सिर्फ उस साइकिल तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने के तरीके में है। और यहीं C4 पौधों की जीनियस स्ट्रैटेजी दिखती है, काम का बंटवारा। मीजोफिल कोशिकाएं एक स्पेशलिस्ट की तरह PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम से CO2 को लपक लेती हैं। फिर बंडल शीत कोशिकाओं में मौजूद रुबिस्को एंजाइम उस CO2 का इस्तेमाल करके असली काम यानी शुगर बनाता है। 2 टीमें, 2 अलग-अलग काम, लेकिन लक्ष्य एक। और यही इस पूरी पहेली का जवाब है। C4 पौधों ने काम को 2 अलग-अलग कमरों में बांट दिया है। CO2 को पकड़ने का काम बाहरी कमरे में और शुगर बनाने का सबसे जरूरी काम अंदर के सुरक्षित VIP कमरे में यानी बंडल शीत कोशिकाओं में होता है। सेक्शन 5, C4 का लाभ। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर इस इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत ही क्या थी? इसका फायदा क्या है? जवाब है,
ये एक बहुत बड़ी समस्या का एक बेहद शानदार समाधान है। इसका सबसे बड़ा फायदा है CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ये पूरा सिस्टम एक टर्बो पंप की तरह काम करता है, जो बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर CO2 को ठूस-ठूस कर भर देता है। इससे होता ये है कि रुबिस्को एंजाइम कंफ्यूज नहीं होता और गलती से ऑक्सीजन नहीं पकड़ता, जो कि फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक बेकार प्रक्रिया है। ये सिस्टम उसे सिर्फ और सिर्फ CO2 पर फोकस करने में मदद करता है। और इस कमाल की एफिशिएंसी का अंजाम वो बिल्कुल सामने है। C4 पौधे अपने C3 समकक्षों के मुकाबले कहीं ज्यादा बायोमास पैदा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। C4 पाथवे प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर विकास ने और कौन-कौन सी ऐसी अविश्वसनीय और कुशल प्रणालियां बनाई होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार। नमस्ते। आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, लेकिन एक अलग अंदाज में। इसे सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की तरह देखेंगे जिसमें एवोल्यूशन का एक कमाल का जुगाड़ छिपा है। ये कहानी है दो अलग-अलग तरह के पौधों की। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या हो अगर धरती पर जो सबसे जरूरी एंजाइम है उसी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो? हाँ, यही वो प्रॉब्लम है जो फोटोसिंथेसिस के दिल में बसी हुई है, एक कमी, एक खामी। चलिए तो मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। इसका नाम है रुबिस्को। जी हाँ, यही वो एंजाइम है जो इस पूरी कहानी का सेंटर स्टेज है। अब ये रुबिस्को है क्या? देखिए, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, सबसे ज्यादा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, जो असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि इसकी एक्टिव साइट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से जाकर जुड़ सकती है। इसीलिए तो इसके नाम में कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी। तो होता क्या है, एक तरह का कंपटीशन चलता है। रुबिस्को किससे जुड़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास CO2 ज्यादा है या ऑक्सीजन। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो सब बढ़िया है, पौधा अपना खाना बनाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ गया तो बस वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब रुबिस्को ये गलत चॉइस कर लेता है तो होता क्या है। इस बहुत ही नुकसानदेह प्रोसेस का नाम है फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन। तो होता यह है कि रुबिस्को जाकर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अब इससे देखिए क्या क्या नुकसान होता है। पहली बात, एनर्जी बनने की जगह पौधे की ATP एनर्जी उल्टी खर्च हो जाती है। दूसरी बात, जो CO2 पौधा पहले ही फिक्स कर चुका था वो भी वेस्ट होकर बाहर निकल जाता है। और नतीजा, कोई शुगर नहीं बनती, कोई खाना नहीं बनता। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस के सारे किए कराई पर पानी फेर देता है। ये एक पूरी तरह से वेस्टफुल, बेकार की प्रक्रिया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इवोल्यूशन के पास इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है और वो है C4 पाथवे। कुछ पौधों ने इस बेकार के प्रोसेस से बचने का एक कमाल का तरीका निकाल लिया। ये C4 पौधे कई मामलों में बड़े स्पेशल होते हैं। पहली बात तो इनकी पत्तियों की बनावट, जिसे क्रान्स एनाटोमी कहते हैं, वो अलग होती है। ये ज्यादा गर्मी झेल सकते हैं, इनमें बायोमास भी ज्यादा बनता है और सबसे बड़ी बात, इनमें फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है और तेज धूप में भी ये बड़े मजे से काम करते हैं। ये सारा फर्क शुरू होता है इनकी बनावट से। C3 पौधों की पत्तियां तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन C4 पौधों में एक खास तरह की क्रान्स एनाटोमी होती है। क्रान्स का मतलब होता है माला या हार। इसमें क्या होता है कि वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ बड़ी बड़ी बंडल शीट सेल्स की एक टाइट लेयर होती है, बिल्कुल एक माला की तरह। और यही बनावट इनके पूरे सिस्टम का बेस है। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप होता है मेसोफिल सेल्स में। यहाँ पर CO2 को पकड़ने वाला प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP नहीं बल्कि PEP होता है और एंजाइम भी अलग है, PEPcase। ये एंजाइम CO2 को पकड़कर एक 4 कार्बन एसिड में बदल देता है। और सबसे मजेदार बात, इन सेल्स में रुबिस्को होता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन से जुड़ने का कोई चांस ही नहीं। अब आता है दूसरा स्टेप, जो होता है बंडल शीट सेल्स के अंदर। वो जो 4 कार्बन एसिड बना था उसे इन अंदर वाली सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ आकर वो टूट जाता है और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है।
अब सोचिए, यहाँ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि रूबिस्को के पास ऑक्सीजन की तरफ देखने का मौका ही नहीं होता। वो सीधा CO2 के साथ मिलकर नॉर्मल केल्विन साइकिल चलाता है। तो कुल मिलाकर ये C4 स्ट्रैटेजी एक CO2 पंप की तरह काम करती है ना कमाल? ये बाहर की सेल से CO2 को खींचती है और अंदर की सेल्स में ठूस देती है ताकि रूबिस्को को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम का कितना शानदार हल है ये। तो चलिए अब एक बार C3 और C4 पौधों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं ताकि सारे डिफरेंस एकदम साफ हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं C3 पौधों की। इनके लिए बेस्ट टेम्परेचर रेंज है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब थोड़ा ठंडा मौसम। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, रूबिस्को का ऑक्सीजन के लिए प्यार जाग जाता है और इनकी एफिशिएंसी घटने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ है C4 पौधे। ये तो गर्मी के चैंपियन हैं। 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में ये सबसे अच्छा काम करते हैं। इनका जो CO2 पंपिंग सिस्टम है वो ये पक्का करता है कि ज़्यादा गर्मी में भी फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए तो ये गर्म और सूखी जगहों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं C3 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है, C4 में ना के बराबर। केल्विन साइकिल C3 में मीजोफिल सेल्स में चलती है, C4 में बंडल शीथ सेल्स में। CO2 पकड़ने वाला पहला मॉलिक्यूल भी अलग है और टेम्परेचर का तो फर्क हमने देख ही लिया। एक को ठंडा मौसम पसंद है, दूसरे को गर्म। ठीक है, तो अभी तक हम पौधे के अंदर की केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। अब जरा बाहर की दुनिया में आते हैं और उन फैक्टर्स को देखते हैं जो सभी पौधों पर असर डालते हैं, चाहे वो C3 हो या C4। इसे समझने के लिए हमें ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स देखना होगा। ये लॉ क्या कहता है? बहुत सिंपल है। ये कहता है कि किसी भी प्रोसेस की रफ्तार उस चीज से तय होगी जो सबसे कम मात्रा में मौजूद है। मतलब मान लीजिए पौधे के पास खूब सारी धूप है, खूब सारा पानी है, लेकिन CO2 कम है, तो उसकी ग्रोथ CO2 की वजह से ही धीमी पड़ जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये 4 बड़े लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। लाइट यानी रोशनी की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और पानी की मौजूदगी। इनमें से कोई भी एक चीज अगर कम पड़ गई तो पूरा का पूरा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अब ये ग्राफ देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है। जब हम CO2 की मात्रा बढ़ाते हैं तो C4 पौधे एक लेवल पर आकर सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब उनकी रफ्तार और नहीं बढ़ती। लेकिन C3 पौधे, वो तो CO2 के भूखे हैं। आप CO2 बढ़ाते जाइए और उनकी फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी बढ़ती चली जाती है। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, इसका असल दुनिया में इस्तेमाल भी होता है। आपने ग्रीन हाउस देखे होंगे, वहां पर टमाटर जैसी C3 फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हवा में जानबूझकर CO2 का लेवल बढ़ाया जाता है और इससे उनकी पैदावार सच में बढ़ जाती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। आज जब हमारी दुनिया का क्लाइमेट बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो क्या C4 पौधों की ये स्ट्रैटेजी, ये ज्यादा गर्मी और कम पानी में जीने की क्षमता उन्हें भविष्य का विनर बना देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर साइंटिस्ट और किसान सबको सोचना पड़ेगा।